आज चैप्टर नंबर 11वीं के समुच्चय सिद्धांत के चौथे लेक्चर में हम सबसे पहले वेन डायग्राम या वेन आरेख के बारे में आपको बताऊं कि समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेन आरेख या वेन डायग्राम कहते हैं। वेन ये अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन वेन। उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चयों को प्राप्त एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है। चित्र 1.2 और 1.3। इसमें चित्र 1.2 में एक आपका यूनिवर्सल सेट है जिसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। उनके कंपोनेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 10। एक सार्वत्रिक समुच्चय में है और दूसरा सेट ए जो है वो वृत्त के अंदर है। 2, 4, 6, 8, 10 इसका एक उप समुच्चय है। और फिगर 1.3 में U = 1, 2, 3 अप टू 10 एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें A = 2, 4, 6, 8, 10 और B = 4, 6 उप समुच्चय है। और B जो है A का क्या है, सबसेट है, यानी B के सभी एलिमेंट सेट A में उपस्थित है। अब सबसे पहले अब आपके समुच्चयों पर संक्रियाएं जो ऑपरेशंस हैं उसको हम कैसे समुच्चयों का सम्मिलन, यानी दो समुच्चय हैं उसको हम कैसे यूनियन करते हैं, कैसे उसको जो है हम मिलाते हैं A यूनियन B से, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, या उसी को हम कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन या समुच्चयों का संघ कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट। मान लेते हैं कि A और B कोई दो समुच्चय हैं। A और B का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें A के सभी अवयवों के साथ B के भी सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक ही बार लिया गया है। जैसे कहने का मतलब, कोई सेट है, A है, उसके भी एलिमेंट दिए हैं, B दिया है, दूसरा एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि A वाले में भी अगर B वाले में कुछ कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे और पूरे एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। और इसका जो सिंबल होगा, प्रतीक होगा, A और B का सम्मिलन अर्थात A और B का संघ अर्थात A और B का यूनियन, जिसे हम कहते हैं A यूनियन B। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई सेट A है जिसके एलिमेंट्स, जिसके अवयव 2, 4, 6, 8 और दूसरा सेट B है जिसका एलिमेंट 6, 8, 10, 12 है। तो सीधा सीधा कि A यूनियन B निकालना है। तो आप जानते हैं कि A यूनियन B में क्या होगा, सभी एलिमेंट को लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, जो कॉमन पार्ट होंगे उसको एक ही बार लिखेंगे। तो A यूनियन B क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। यही आपका A सम्मिलन B या A संघ B या A यूनियन B हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जांपल दूसरा आप देखिए, करें कि मान लेते हैं कोई एक सेट है, एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स है, दैट इज A, E, I, O, U। और B एक ऐसा सेट है जिसके 3 एलिमेंट हैं A, I, U। तो आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन हमने बता ही दिया कि आपको सबको लिखेंगे लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, यानी A यूनियन B क्या हो जाएगा, A, E, I, O, U। अब इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुणधर्म होता है, जो यूनियन का, वो दो सेट हैं, उनकी यूनियनों का गुणधर्म प्रॉपर्टीज होता है। जैसे A यूनियन B, अगर B यूनियन A हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा मालूम है, जैसा कि होता भी है, यह कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। यानी कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, क्रम के नियम का पूरा पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी सेट A यूनियन सेट B = सेट B यूनियन सेट A। इसी प्रकार से दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए 3 सेट हैं, उनको पहले A का B के साथ यूनियन लें, बाद में यूनियन C के साथ लें, बात वही होता है जो A का यूनियन B यूनियन C के साथ लें।
ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, साहचर्य का नियम कहते हैं, या इंग्लिश में इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तीसरा आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी आपका जो है नल सेट या एम्प्टी सेट है उसको हम ए के साथ यूनियन में लेते हैं तो वही सेट आता है। दैट इज आई मीन्स टू से दैट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी यानी तत्समक का नियम कहते हैं। इसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 4 होता है, अगर कोई भी सेट है वह अपने के सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट प्राप्त होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए तो वही सेट होगा ए, इसे वर्गसम का नियम कहते हैं। और एक आपका जो है सार्वत्रिक सेट है और उसका अगर हम यूनियन किसी भी सेट ए के साथ लेते हैं तो भी क्या होगा, यू ही होगा, वो भी सार्वत्रिक ही होगा। इसी प्रकार से दूसरा आपका आता है, अभी यूनियन आपने पढ़ा, अब बात आती है कि इंटरसेक्शन, हिंदी में कहते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। परिभाषा डिफिनीशन क्या होगी, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो। जैसे हम सिंबल के रूप में, प्रतीक में, प्रतीकात्मक रूप में इसे ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तभी लागू होता है जब x such that x belong to set A as well as x belong to set B। परिभाषा, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में होते हैं, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A and x belongs to B also। अब इसी प्रकार से यदि कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाए तो इसका मतलब आप समझ गए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो ए और बी क्या होते हैं, क्या उनका ये दोनों क्या होंगे, ये असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट सेट, यानी अगर मान लीजिए कोई सेट है ए और कोई दूसरा सेट बी है तो दोनों का इंटरसेक्शन ले और कोई एलिमेंट कॉमन न निकले तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ ना सके। इसी प्रकार से वेन आरेख के रूप में भी हम दर्शाते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है वेन डायग्राम के रूप में, ए और बी है तो जो कॉमन पार्ट होगा उसे ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और दूसरे वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि ए और बी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, वह असंयुक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। इसके बाद सेम एज जो प्रॉपर्टी हमने अभी यूनियन के लिए किया, अब वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने जा रहे हैं किस पर, इंटरसेक्शन पे या सर्वनिष्ठ पर। पहली प्रॉपर्टी वही, क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अगर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी हो जाए तो ये एसोसिएटिव लॉ होगा, साहचर्य का नियम होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि फाई इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इज इक्वल टू फाई हो जाए और जो यूनिवर्सल सेट है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले और ए आ जाए तो ये फाई और यू का नियम कहलाता है। अगर एक चीज और बताया आपको तीसरी प्रॉपर्टी में, चौथी में, कि अगर ए इंटरसेक्शन ए हो जाए तो ए इंटरसेक्शन ए वही सेट हो जाए आपका ए, इसे वर्गसम का नियम कहते हैं। और इसका लास्ट प्रॉपर्टी पांचवा हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसका होता है ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन के साथ ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये क्या किया, ये बांट दिया जिसका मतलब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण का नियम या बंटन का नियम कहते हैं। अब बात आती है दूसरा कि समुच्चयों का अंतर क्या होता है। समुच्चय का अंतर, एक सेट है ए दूसरा बी है तो अंतर मतलब माइनस ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी, ये क्या होगा। इनकी जो डिफिनीशन होती है, समुच्चयों का ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से इसे ए माइनस बी से लिखते हैं और ए अंतर बी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गई। ए डिफरेंस बी मतलब जो सेट ए में हो और बी में न हो उसे हम ए डिफरेंस बी ए अंतर बी पढ़ेंगे। अगर वही उल्टा बात करें कि बी में हो और ए में न हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, बी डिफरेंस ए, यानी बी अंतर ए पढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं
कि मान लेते हैं कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 6 और बी है दूसरा सेट 2 4 6 8। तो आपको निकालना क्या, ए अंतर बी और बी अंतर ए निकालना है। तो ए अंतर बी में ए में वह कौन सा चीज है जो बी में नहीं है। तो आप देखेंगे कि 1 3 5 ये तो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए डिफरेंस बी क्या होगा 1 3 5, क्योंकि अवयव 1 3 5 जो है सेट ए में है और बी में नहीं है। इसी प्रकार बी माइनस से बी डिफरेंस से क्या होगा 8 होगा, क्योंकि अवयव 8 जो है बी में तो है किंतु ए में नहीं है, इसलिए इसे हम बी डिफरेंस ए कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कोई सेट है वॉवेल V इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई और एक्स बी, तो V माइनस बी निकालना है और B माइनस यू निकालना है। तो V माइनस बी और B माइनस यू आपको कैलकुलेट करना है। तो V माइनस बी मतलब जो V में हो और B में न हो, तो ऐसे आपके एलिमेंट्स E और क्या मिलेंगे O मिलेंगे, और B माइनस बी निकालेंगे तो ऐसे सेट्स आपको K मिलेंगे केवल। तो इसी को हमने इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी दिखाया है कि वेन डायग्राम में कैसे होगा। इसी पर बच्चों हम प्रश्नावली पर आते हैं, एक्सरसाइज 1.4। इसमें 1.4 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करो। सम्मिलन मतलब यूनियन। तो आपको x दिया है, y दिया है, x के एलिमेंट 1 3 5, y के कितना है 1 2 3, तो सबको एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो x यूनियन b आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 5। इसी प्रकार से हम तीसरे सवाल पर आते हैं 1.4 का तीसरा, पहले का तीसरा, x इक्वल टू एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है, और b एक ऐसा सेट है जो कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप क्लियर बात है कि a यूनियन b क्या हो जाएगा, पहला 3 6 9 12 15 इस तरह से, और उसका यूनियन किसके साथ होगा 1 2 3 4 5 के साथ। तो सबको सेट को एक बार लिख लेंगे 1 2 3 4 5, फिर 6 और आगे 9 12 15 18 इस तरह से आगे। या इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 12 4 5, और या इसे संख्या 3 का हम क्या कहेंगे गुणज कहेंगे। यही आपको ये समझ में आ गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, x सच दैट x इक्वल टू 1 2 4 5, या संख्या 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा, गुणज होगा। इसी प्रकार से अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि माना कि कोई सेट a इक्वल टू ए बी है और b इक्वल टू है ए बी सी, क्या a सबसेट होगा b का। फिर उसके बाद अगर ऐसा है तो a यूनियन b भी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले a दिया b दिया, सेट आपको दिए हैं, a के सभी अवयवों का समुच्चय b में उपस्थित है। ऐसा आप देख ली a के a b है तो b में है ही है, तो इसका मतलब a सबसेट ऑफ b है, और उसका यूनियन क्या होगा, तो ए बी यूनियन ए बी सी, दैट इज ए बी सी इसका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरे में कह रहे हैं यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a सबसेट b है तो a यूनियन b क्या होगा। तो वही बात, a सबसेट b है तो इसका मतलब a यूनियन b इक्वल टू b होगा। क्लियर एकदम। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6 और c इक्वल टू 5 6 7 8 और d इक्वल टू कितना दिया 7 8 9 10। तो आपसे बहुत कुछ पूछे हैं, पहले में पूछे हैं कि a यूनियन b आपको निकाले, तो बात वही पुरानी, a यूनियन b का क्या होगा 1 2 3 4 यूनियन आपका क्या हो जाएगा 3 4 5 6। तो एक बार सबको लिख लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर a यूनियन c निकालेंगे, तो a का c के साथ यूनियन लेंगे तो वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। फिर b का d के साथ यूनियन लेते हैं तो वही होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आसान क्वेश्चन है, मैंने कितनी बताया इसको। अब बच्चों आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जो कि कहा गया कि जो आपको प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करिए। इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, x इंटरसेक्शन y। हमने बताया ना आपका कि x दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, जो कॉमन पार्ट आते हैं, जो एलिमेंट दोनों में होते हैं वही वैल्यू लिखी जाती है। तो x इंटरसेक्शन y में क्या होगा,
1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3, वह कौन सी चीज है जो दोनों में है? तो कहोगे सर 1 और 3, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 3 हो गया। फिर बात आती है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, दूसरा आप इसी प्रकार ट्राई करिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? 3 6 9 12 इस तरह के मल्टीपल है, और जो इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5, तो दोनों में कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों में है? कहोगे सर 3 एक ऐसा कॉमन पार्ट है जो कि ए में भी है और बी में भी है। इसलिए कहने का मतलब ये हो गया कि इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 और बी इज इक्वल टू 7 9 11 13 इस तरह हो, सी इज इक्वल टू 11 13 15 हो, और डी इज इक्वल टू 15 और 17 हो, यानी 4 सेट आपको दिए गए हैं। तो आपसे पूछे हैं कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला ए इंटरसेक्शन बी, तो बात तो वही आई कि जो कॉमन पार्ट होंगे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन ऑफ 7 9 11 13, दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में? तो कहोगे सर 7 9 11, तो इसका आंसर 7 9 11 आ जाएगा। फिर दूसरा आप ट्राई करिएगा, छठे का तीसरा हम बता रहे हैं आपको, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले आपने निकाले ए की वैल्यू रखा इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी के साथ, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं मिले दोनों में जो कि आपको कॉमन पार्ट होंगे, यानी क्या मिलेगा? 5 मतलब नल सेट, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो कॉमन मिलेंगे। इसी प्रकार से आगे आप करिए। मैं सीधे 8वें पाता हूं, कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालिए। तो सबसे पहले बी यूनियन डी निकालिए। बी यूनियन डी मतलब 7 9 11 13 यूनियन कितना हो जाएगा? यहाँ से 15 और 17, तो इसके आंसर हो जाएगा 7 9 11 13 15 17। अब इसी के साथ ए के साथ इसका क्या ले लीजिए? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनिट डी, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9 और 11, इसका जो है प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 8 आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। फिर अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। करें कि यदि कोई सेट दिया है ए इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 और बी इक्वल टू दिया गया 4 8 12 16 20, सी इक्वल टू दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी दिया है 5 10 15 20, तो निम्नलिखित की वैल्यूज आपको ज्ञात करना है। ए माइनस बी निकाला, ए डिफरेंस बी, ए अंतर बी, मैंने बताया क्या था? ए अंतर बी में जो एलिमेंट ए में हो और बी में न हो वही कॉमन पार्ट, जो ए में है और बी में ना हो, तो ऐसे कौन सी चीज आएंगे? 3 6 9 15 18 21, ये जो है आपके इसमें ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ये आ जाएगा। फिर ए डिफरेंस डी, ए अंतर डी निकालेंगे तो वही आ जाएगा 3 6 9 12 18 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें में कर रहे हैं, यदि x इक्वल टू ए बी सी डी, आपके एलिमेंट दिए हैं, एक सेट है x इक्वल टू ए बी सी डी और दूसरा सेट y इक्वल टू एफ बी डी जी, तो वही चीज आपको निकालना होगा कि x अंतर y, यानी x डिफरेंस y आपको निकालना है। तो वही आपको जो x में हो y में ना हो, वह कौन सी चीज है जो x में तो है लेकिन y में नहीं है? तो आप देखोगे तो सीधा इसमें a और c ये आपके आ जाएंगे कि x सेट में है y में नहीं है, तो x डिफरेंस y कितना आ जाएगा? ac। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि x इंटरसेक्शन y, तो आपने इंटरसेक्शन की बात की थी, x y में वह कॉमन पार्ट कौन से है जो दोनों में है? तो आप कहोगे सर बी और डी, बी और डी दोनों में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी और डी। इसी प्रकार से बच्चों 11वां क्वेश्चन जो है, यदि कह रहे हैं कि आर वास्तविक संख्याएं हैं और क्यू परिमेय संख्याएं हैं, तो आर माइनस क्यू क्या होगा? तो आप वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्याएं मान लो वे संख्याएं जिसको पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आर आपका क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्याओं में आपके परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, यानी आर इज इक्वल टू परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और क्यू क्या है? केवल परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए r माइनस क्यू क्या हो जाएगा? दोनों में से परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी, केवल अपरिमेय संख्याओं का क्या होगा? समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों 12वां क्वेश्चन जो है, इन्होंने कहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी आपको बताना है। करें पहले में 2 3 4 5 तथा 3 6 ये असंयुक्त समुच्चय है, यानी डिसजॉइंट सेट। तो हमने बताया था ना, डिसजॉइंट सेट मतलब जो आपको
दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है उसके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए, यानी 5 होना चाहिए। तो उसे पहले में देखिए 2 3 4 5 और 3 6, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें कॉमन हो, तो यानी 5 हो गया। तो इसका मतलब दिया गया समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये मान क्या हो गया, समझ में आया बच्चों की नहीं? 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6, तो ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन है? कहेंगे सर 3 है। 3 है ना, तो इसका मतलब कि ये आपका 5 नहीं आया। तो 5 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इसलिए जो हमारा विधान था, जो हमारा रूल था कि यह असंयुक्त समुच्चय है, वो पूरी तरह गलत है। इसलिए विधान क्या हो गया, असत्य है। इसी प्रकार से तीसरा इन्होंने कहा 2 6 10 और क्या हो गया 14 तथा 3 7 11 15, ये असंयुक्त समुच्चय है डिसजॉइंट। अब क्या देखिए, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है, दोनों का इंटरसेक्शन भी अगर 5 आ जाए तो हम कहेंगे कि क्या है, असंयुक्त है। तो ऐसा देखा गया है कि दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी 5 है, इसलिए दिया गया समुच्चय असंयुक्त है, अर्थात ये विधान क्या है, आपका सत्य है। तो इस तरह बच्चों ये आपकी पूरी प्रश्नावली जो है 1.4 जो है आज यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोग जो है पूरी तरह से इसकी तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद आपकी जो है जो टेस्ट है वो 29 और 30 जुलाई को प्रस्तावित है। आप उसकी पूरी तरह से आप तैयारी करते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और पूरा इस जो है कोरोना के वैश्विक महामारी में अगर बहुत जरूरत ना हो तो घरों में ही रहिए। आप स्टे होम स्टे सेफ का पूरी तरह पालन करिए। हम आपको इस अगले एपिसोड में यानी आपके 5वें लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि समुच्चय का पूरक क्या होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है, और उसी पर बेस्ड आपका पूरकों के समुच्चय के गुणधर्म बताएंगे और एक्सरसाइज 1.5। टिल देन आप जो है अच्छे से पूरी तरह तैयारी करिए। चलिए, हैव ए नाइस डे।